अस्तित्व की जंग में कई बार अदने मुल्क ताकतवर मुल्कों पर भारी पड़ जाते हैं। 28 फरवरी से ईरान अमेरिका के बीच छिड़ी महाजंग फेज 2 में और विनाशकारी हो गई है। वैसे हम अक्सर कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं, युद्ध सिर्फ विनाश लाता है। ईरान अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध की विभीषिका दिखाने से पहले एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो जंग का गुमान पालने वालों से सवाल जरूर पूछती है। आप देख रहे हैं तस्वीर, युद्ध की वो विभीषिका जिसके जख्म कभी नहीं भरते। लड़ाई का दंश क्या होता है कोई उन पीड़ित परिवारों से पूछे जो राख के ढेर में अपने परिवार का वजूद तलाश रहे हैं। किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का भाई इसी मौत के मलबे में दफन है। हालांकि ये तस्वीरें कुछ दिन पुरानी हैं, लेकिन दुनिया को सबक जरूर देती हैं। सबक ये कि जंग जिंदगियों का अंत है। जंग की विभीषिका महायुद्ध में भी दिखाई दी। अमेरिका ने तेहरान की ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। तेहरान में तेजाब की बारिश होने लगी, नालियों में तेल भर गया, हवा जहरीली हो गई। उधर दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने लेबनान पर केमिकल बम फोड़ दिया है। बैटलफील्ड में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल महायुद्ध को कैसे और भयानक बना सकता है, अब इस खतरे की कचहरी में पेशी करते हैं। क्या ईरान अमेरिका में डर्टी वॉर शुरू हो चुकी है? क्या इजराइल ने दुश्मन पर व्हाइट फास्फोरस से हमला किया? क्या ईरान के शहरों पर केमिकल अटैक हो गया? क्या ईरान के पास केमिकल वेपन आ चुका है? जिसने भी तेहरान पर बारूदी हमले की इन तस्वीरों को देखा वो अंदर तक हिल गया। अमेरिका ने जो कहा था करके दिखा दिया। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर बड़ा हमला करेगी। ऐसा हमला जो देखा नहीं वो हो गया। That was the end of the Navy. We knocked out their Air Force. We knocked out their communications, and all telecommunications is gone. I don't know how they communicate, but I guess they will figure something out. It's not working out too well. And they're bad people. They're just bad people. They were very close to a nuclear weapon. They would have had one if we didn't do our B-2 hit, Midnight Hammer. They would have had it 8 months ago. They would have had a nuclear weapon, and, you know, they're crazy, and they would have used it. So we did the world a favor. इस बार ईरान के तेल डिपो, वहां की सप्लाई लाइन को टारगेट किया गया। नतीजा ये हुआ कि तेहरान का जर्रा जर्रा काले धुएं के गुबार में छा गया। हालात ये हो गए कि हमले के बाद हर जगह तेल और बारूद का कॉकटेल था। नालियों में आग के शोले दहक रहे थे। तेल के टैंकरों में आग लग चुकी थी। और ऐसे माहौल में ईरान का रिपोर्टर बारूदी हमले के सामने खड़ा होकर दुनिया को हमले की रिपोर्ट दिखा रहा था। जरा देख, जहां आग लगी वहां से यह शख्स बमुश्किल 50 से 70 मीटर की दूरी पर। इसी तरह का इरादा पूरे ईरान का। बम मारोगे तो भी झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जवाब देते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। اینجا که الان زده شده باز تکرار می‌کنم، اینجا که زده شده برای من و شماست، برای بنزین من و شماست. اگه نشون بده این ساختمان‌های مسئولی رو، اینجا ساختمان مسئولی جای نظامی نیست و جایی که و رول قوه‌الهی البته مشکلی در سودرسانی پیش نمیاد، ولی اینجا نظامی نیست و اینجا متعلق به همه ماست، برای بنزینه و लेकिन बात सिर्फ एक हमले तक महदूद नहीं। जिस वक्त तेल डिपो पर हमले की खबर सुर्खियां बन रही थी, उसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अमेरिका ने ईरानी शिप्स को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और चंद घंटों बाद इसकी भयानक तस्वीरें फ्लोट होने लगी। रिपोर्ट्स आई कि अमेरिका ने बंदर लेंगा पोर्ट पर हमला किया। इस बार कासिम सुलेमानी वॉरशिप को धुएं का गुबार बना दिया। हॉर्मुज के पास तनाव बढ़ा तो दुनिया की तेल सप्लाई पर ब्रेक लगने लगी। वैसे ईरान ने तेल वाला रूट तो पहले ही बंद किया हुआ है, लेकिन इस तरह के हमलों से ही ईरान को तेल वाले रूट की नस दबाने का नया मौका मिलता है। قدرت‌های بین‌الملل اگر در طراحی اولیه‌شون आने वाले दिनों और हफ्तों में हम अपने ईरानी राष्ट्र को बहुत बेहतर खबरें देंगे। हम अपने दुश्मनों को उनकी गलतियों का ऐसा सबक दिखाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। ईरान की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा और हमारे सशस्त्र बल पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया को मालूम है कि ईरान युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन उसे खत्म करना जानता है। که فراوانی میخواد طراحی‌های فراوانی میخواد और फिर ईरान इन हमलों का जवाब इस मिसाइल से दे रहा है। दावा है कि ईरान ने इस इलाके में इजराइल और यूएस बेस पर नई मिसाइलें दागी और ये मिसाइल अटैक नए सुप्रीम लीडर को समर्पित किया। ईरानी स्टेट मीडिया ने इसकी पुष्टि की और फिर ईरानी कमांडर मीडिया के सामने कहने लगे ईरान लंबे युद्ध के लिए तैयार है। टाइमलाइन बता दी, कम से कम 6 महीने का युद्ध लड़ा जाएगा।
تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم हमारे पास भारी मिसाइलें, हमारे पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसके अलावा ड्रोन और दूसरे घातक हथियार जो एक लंबे युद्ध के लिए चाहिए। हमारी ईरानी सेना बहुत ताकतवर है और हम इस वक्त कम से कम 6 महीने फुल स्केल वॉर की तैयारी कर चुके हैं। ما जी हाँ, इस रफ्तार में हाई इंटेंसिटी वाले फुल स्केल वॉर। سالهای اخیر چند برابر شده अब सवाल, ईरान इस लड़ाई में 6 महीने कैसे टिकेगा? क्या वो अपने पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल करेगा या फिर केमिकल वाला सिस्टम फॉलो होगा? दरअसल हुआ यह है कि पिछले कुछ दिनों से युद्ध में शामिल देश एक दूसरे पर गैर पारंपरिक हथियार इस्तेमाल करने के इल्जाम लगा रहे हैं। इजराइल पर ताजा आरोप लगा। ह्यूमन राइट वॉच का दावा है कि इजराइल ने लेबनान में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया, यानी केमिकल बम दाग दिया। कहा गया कि यह हथियार युद्ध में इस्तेमाल नहीं हो सकता, फिर भी ऐसा किया। वहीं इजराइल का आरोप है कि ईरान ने भी युद्ध की मर्यादा लांघी। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सबसे पहले उसकी जमीन पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और फिर क्लस्टर बम के कई वीडियो जारी भी हुए। हालांकि ये कितने सटीक, इसकी पुष्टि नहीं की गई। तीसरी तरफ अमेरिका है, जिसके पास केमिकल, बायोलॉजिकल से लेकर परमाणु हथियार तक मौजूद है। तो क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका भी केमिकल अटैक कर सकता है? क्या युद्ध के दूसरे चरण में केमिकल वॉरफेयर वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा? The goals of this mission are clear, and it's important to continue to remind the American people of why it is that the greatest military in the history of the world is engaged in this operation. It is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy.